अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हमारे सोलर सिस्टम में दो ऐसे हीट इंजन हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। पहला हीट इंजन है सूरज का और दूसरा हीट इंजन है हमारी ज़मीन का, ज़मीन की कोर। इन दोनों को हम स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन सूरज हमें नज़र आ रहा है और उस तक हम मिशन भेज रहे हैं, तो हम उसे स्टडी कर सकते हैं। हमें उससे रेडिएशंस भी मिल रही हैं, लेकिन ज़मीन की कोर में मौजूद इंजन को कैसे स्टडी किया जा सकता है? क्योंकि ज़मीन के पास, ज़मीन के अंदर हम आज तक सिर्फ 12 किलोमीटर तक जा सके हैं। तो हम उसकी कोर तक कैसे पहुंच सकते हैं और उसे कैसे स्टडी कर सकते हैं और कैसे जान सकते हैं कि हमारी ज़मीन कैसे मार्ज़ वजूद में आई? इसका जवाब हमें मिला है स्पेस से। स्पेस में एक ऐसे सियारे की, बनते हुए सियारे की कोर अभी भी मौजूद है जो कि पाया तकमील तक ना पहुंच सकी। हमें ऐसे लगता है कि ये सियारा बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ज़मीन की तरह का सियारा था, लेकिन जब ये बनने की कोशिश कर रहा था तो इसके साथ एक एस्ट्रॉयड टकराया और उस वजह से इसकी सिर्फ कोर स्पेस में एक एस्ट्रॉयड की शक्ल में सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है, जिसका नाम है साइक। आज मैं आपको साइक के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि साइक मेटल से भरा हुआ है। हमारी कोर, ज़मीन की कोर, निकल और आयरन से बनी हुई है, लेकिन साइक में बहुत सी ऐसी मादनियात हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। इसलिए 2022 में हम साइक पर एक मिशन भेजने जा रहे हैं जो कि साइक को देखेगी, बल्कि ये 2022 और उससे ऑनवर्ड भी जा सकते हैं और उसकी कोर को स्टडी करने की कोशिश करेगी। लेकिन सिर्फ हम नॉलेज के लिए ये काम नहीं कर रहे। साइक, जैसे कि मैंने आपको बताया, मादनियात से भरा हुआ है। तो हमारी ज़मीन की, पूरी ज़मीन की इकॉनमी 2019 में 142 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर थे। लेकिन साइक को अगर देखा जाए और उसमें जो कीमती मेटल्स हैं, जिस तरह प्लेटिनम है, बहुत कीमती मेटल है, अगर आप साइक को देखें कि उससे हम कितनी मादनियात हासिल कर सकते हैं, तो वो 10,000 क्वाड्रिलियन टाइम्स ज़्यादा है 2019 की इकॉनमी, ओवरऑल इकॉनमी से 10,000 क्वाड्रिलियन टाइम्स बड़ी है हमारी ज़मीन की इकोनॉमी से, सिर्फ एक एस्ट्रॉयड की। तो ऐसे मिलियंस ऑफ एस्ट्रॉयड्स इस वक्त हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हैं, जहां हम मादनियात इकट्ठी कर सकते हैं और माइनिंग कर सकते हैं। 95% इसमें मेटल्स मौजूद हैं और इसका डायमीटर 200 किलोमीटर से ज़्यादा है और सूरज के गिर्द ये चक्कर लगा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हमें इस पर जाने का एक और फ़ायदा भी होगा, और वो फ़ायदा ये है कि जैसे जैसे हम ज़मीन से बाहर निकलेंगे, हमारा पीरियोडिक टेबल आहिस्ता आहिस्ता उसकी एक्सटेंशन होना शुरू हो जाएगी। आज पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, लेकिन बहुत से एलिमेंट्स ऐसे हैं, बहुत सी मेटल्स ऐसी होंगी जो हमें दूसरे प्लैनेट्स पर और दूसरे एस्ट्रॉयड्स पर मिलेंगी, तो वो हमारे पीरियोडिक टेबल का हिस्सा बनेंगी। इसी तरीके से कई एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हम समझते हैं कि ज़मीन की एटमॉस्फेयर की वजह से और कंडीशंस की वजह से ज़मीन पर नहीं बन सकते, वो हमें ज़रूर दूसरे प्लैनेट्स पर और दूसरी जगहों पर मिलेंगे। तो अब पीरियोडिक टेबल बनने जा रहा है एस्ट्रो पीरियोडिक टेबल। पूरे सोलर सिस्टम का पीरियोडिक टेबल बनेगा आहिस्ता आहिस्ता, और इसमें बहुत से और एलिमेंट्स भी आएंगे। अगर आप नहीं जानते कि एस्ट्रॉयड क्या है, तो एस्ट्रॉयड एक रॉकी पत्थर है, स्पेस रॉक है, जो कि सूरज के गिर्द घूमती है। ज़्यादातर एस्ट्रॉयड्स मरीख और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, जो कि मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में भी दिखाऊंगा। लेकिन इनसे हमें बहुत फ़ायदा होने जा रहा है, क्योंकि इसमें मादनियात होती हैं और पानी भी होता है। एस्ट्रॉयड्स को हम 3 किस्म की कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। पहली कैटेगरी है सी टाइप, जिसमें कार्बन मौजूद होता है। 75% एस्ट्रॉयड जो हमें अपने सोलर सिस्टम में नज़र आते हैं वो सी टाइप है। इनको देखना बड़ा मुश्किल होता है, सारी लाइट अब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए इनको देखने के लिए स्पेशल टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल किया जाता है। और अब स्पेशल टेलीस्कोप्स, जो कि आने वाली वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, स्पेस में भेजी भी जा रही हैं सिर्फ इनको देखने के लिए। फिर हमारे पास आते हैं एस टाइप एस्ट्रॉयड, जो कि रस्टी होते हैं, इनका कलर भी कुछ रेडिश होता है और इनमें सिलिकेट मौजूद होते हैं, इनमें मैग्नीशियम और आयरन भी मौजूद होते हैं। एम टाइप
एस्ट्रॉयड्स तीसरी किस्म के एस्ट्रॉयड्स हैं जिनमें मेटल्स मौजूद होती हैं, बहुत कीमती मेटल्स मौजूद होती हैं, गोल्ड से भी ज़्यादा कीमती मेटल, जिस तरीके से मैंने आपको प्लेटिनम का बताया। हमारे सोलर सिस्टम के अगर बड़े एस्ट्रॉयड्स को देखा जाए तो वो 4 एस्ट्रॉयड्स हैं जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड सीरीस है, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत से एस्ट्रॉयड्स हैं जिनमें से एक एस्ट्रॉयड को आज हम देखने जा रहे हैं जो कि साइक। एस्ट्रॉयड्स पर जाने की और उनसे धातें लेने की ज़रूरत क्या है? हमने अपनी ज़मीन में माइनिंग कर करके आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़मीन का बुरा हाल कर दिया। जब हम माइनिंग करते हैं तो उसकी वजह से ऐसी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म करती हैं, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के दर्जे हरारत को बढ़ा रही हैं और उससे हमारी ज़िंदगियों पर बहुत बुरे असरात पड़ रहे हैं। माइनिंग से ज़मीन जहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रही है, वैसे ही बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा ख़तरे में है। हम जानवरों को भी ख़त्म कर रहे हैं, हम पौधों को भी ख़त्म कर रहे हैं, हम साइनाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम क्लोरीन का इस्तेमाल कर रहे हैं माइनिंग के लिए, जो कि ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन मेरे नज़दीक जो सबसे अहम मसला है वो है जंगों का, क्योंकि हम मादनियात के पीछे जंगें करते हैं और उनको नाम कुछ और दे देते हैं। तो इसलिए इंसानों ने सोचा कि क्यों ना ज़मीन पर जंगें करने से बेहतर है कि अब स्पेस में जंगें की जाएं। इसलिए हम माइनिंग करने जा रहे हैं एस्ट्रॉयड्स की। और एस्ट्रॉयड्स सबसे ज़्यादा हमें कहाँ मिलेंगे? मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था और सूरज के गिर्द बहुत से एस्ट्रॉयड्स घूम रहे थे, जिस फेज को हम कहते हैं प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बनी हुई थी, उस वक्त ग्रेविटी की वजह से बहुत से एस्ट्रॉयड इकट्ठे होना शुरू हुए और उन्होंने प्लैनेट्स बना दिए। लेकिन बहुत से एस्ट्रॉयड्स अभी भी अपनी शक्ल में मौजूद हैं और सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। ये एस्ट्रॉयड्स आपको जुपिटर के ऑर्बिट में भी नज़र आएंगे और जुपिटर और मरीख के दरमियान भी नज़र आएंगे, जिसे हम एस्ट्रॉयड बेल्ट भी कहते हैं। यहाँ पर मिलियंस ऑफ एस्ट्रॉयड मौजूद हैं, मिलियंस ऑफ एस्ट्रॉयड मौजूद हैं और हम इनको आगे देखने जा रहे हैं, इनको माइन करने जा रहे हैं। हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक एस्ट्रॉयड है जिसे साइक कहा जाता है। मैं आपको उसकी तस्वीर यहाँ पे दिखा रहा हूँ, उसकी लोकेशन की जगह दिखा रहा हूँ। ये मरीख और जुपिटर के बीच में है और इसके साथ साथ ये भी बता दूँ कि इसमें 4 किस्म की ऐसी मेटल्स हैं जिसमें हमें बहुत इंटरेस्ट है। इसमें आयरन है, निकल है, गोल्ड है और प्लेटिनम है। आयरन और निकल से आपको अंदाज़ा होगा कि ये ज़मीन की कोर की तरह का एक एस्ट्रॉयड है, तो हमें एक तो इससे स्टडी करके ये फ़ायदा होगा कि हमें ज़मीन की कोर के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ इसको माइन करके हम बहुत सी कीमती धातें ज़मीन तक ला सकते हैं। तो इस तक पहुंचने के लिए एक तरीका तो ये है कि हम कुछ अरसे के बाद अपने ऑर्बिटर्स भेजा करें और वो मरीख तक ट्रैवल करें, फिर उससे भी आगे जाएं और इस पर चक्कर लगा के वापस आ जाया करें। दूसरा तरीका ये है कि हम इस तक जाएं और इसके ऊपर से एक बोल्डर उठाएं, इसके ऊपर से एक रॉक उठाएं, सैंपल लें बड़ा सा और वो ज़मीन के करीब लें, और यही हम करने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को नासा रीडायरेक्ट मिशन कहती है, एस्ट्रॉयड रीडायरेक्ट मिशन ARM कहा जाता है। और इस प्रोजेक्ट में नासा एक ऑर्बिटर भेजने जा रही है साइक के पास, जिसमें मेजर 4 किस्म के कंपोनेंट्स होंगे। उसमें 2 किस्म के स्पेक्ट्रोमीटर होंगे, एक होगा गैमा रे स्पेक्ट्रोमीटर और एक होगा न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर्स क्या होते हैं मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई, आप देख सकते हैं। लेकिन जब हाई एनर्जी न्यूट्रॉन जो कि हमारे स्पेस में बहुत मौजूद हैं, वो आकर इस एस्ट्रॉयड की सरफेस से लगते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर हमें गैमा रेज मिलती हैं और उन गैमा रेज को जो कि एमिट होती हैं इसकी सरफेस से, उसको हमारा ऑर्बिटर पढ़ रहा होगा, रीड कर रहा होगा, कैप्चर कर रहा होगा, और उससे हमें ये पता चलेगा कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। तो हमारे पास 2 स्पेक्ट्रोमीटर हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास एक मैग्नोमीटर भी है जो कि मैग्नेटिक फील्ड देखेगा, क्योंकि ये कोर है तो इसकी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने की कोशिश करेगा। कम्युनिकेशन के लिए एक्स बैंड रेडियो है जो कि मैंने आपको बताया था, परसेवरेंस रोवर में भी है और क्यूरोसिटी रोवर में भी है। एक्स बैंड के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको डीप स्पेस नेटवर्क्स में दे चुका हूँ। इसी तरीके से
इन दोनों रोवर्स पे जो मार्स पर थे इनमें मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजर भी मौजूद थे जो कि विजिबल लाइट में, इंफ्रारेड में, अल्ट्रावायलेट में तस्वीरें खींचते थे। वही चीज़ साइक ऑर्बिटर के पास भी मौजूद है। और साइक ऑर्बिटर के पास एक जदीद चीज़ भी मौजूद है, वो है डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन DSOC सिस्टम, जो कि नया है और इसे टेस्ट किया जा रहा है स्पेस में। इसीलिए हमने बैकअप के तौर पे एक्स बैंड रेडियो ट्रांसमिशन भी इसमें रखी है। तो पहली मरतबा हम ऑप्टिकल कम्युनिकेशन भी करने जा रहे हैं स्पेस में। मैंने आपको बताया कि स्पेस ट्रैवल बहुत ज़्यादा महंगा है, इसलिए हम इस तक ऑर्बिटर भेजेंगे जो कि इसका डाटा भी कलेक्ट करेगा, लेकिन वो ऑर्बिटर इस पर लैंड भी करेगा और इस पर मौजूद एक 20 टन का बोल्डर या स्पेस रॉक उठाएगा। उसको उठाने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ बनाई गई हैं। उसमें ड्रिल किया जाएगा, उसके ऊपर छिपकली के पंजों की तरह, जिस तरह हमारे पास ग्रिपर्स होते हैं छिपकली के, उस तरीके के हाथ रखे जाएंगे जो कि उसके अंदर, उस रॉक के अंदर घुस जाएंगे और फिर उसको उठाया जाएगा। क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी बहुत कम है, इसलिए उठाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल नहीं होगा। उसके गिर्द एक जाल भी डाला जा सकता है। तो बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिस पर मैं सोच रहा था कि एक अलग वीडियो बनाऊं कि किस तरीके से हम रॉक को उठाएंगे। उस रॉक को जब एक मरतबा हम उठा लेंगे तो फिर उसको हम अपने चांद के पास आहिस्ता आहिस्ता ले आएंगे। और स्पेस में रॉक को मूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप बड़ी बड़ी रॉक्स को मूव कर सकते हैं थोड़ी सी फोर्स के साथ, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत कम होती है। जब आप उसको अपने चांद के पास ले आएंगे तो चांद के गिर्द एक स्टेबल ऑर्बिट में उसको आपने छोड़ना है ताकि वो चांद के गिर्द घूमता रहे। यह ख्याल रखना है कि उससे ज़मीन और चांद के जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है वो डिस्टर्ब ना हो। इस सिस्टम में कोई चेंज ना आए, लेकिन चांद के गिर्द वो घूमे और इसको कहते हैं, इस ऑर्बिट को कहते हैं डिस्टेंट रेट्रोगेट ऑर्बिट। जब आप उसको चांद के गिर्द एक मरतबा घुमा देंगे तो उसके बाद अब वो हमारे बहुत करीब आ चुका है। फिर जब भी इंसानों को उससे सैंपल चाहिए होंगे इस रॉक से, तो वो यहाँ से रॉकेट्स में बैठेंगे, चांद तक जाएंगे, वहाँ पर जाकर इस रॉक से, इस बोल्डर से जो कि साइक से आया है, उससे सैंपल लेंगे और वापस ज़मीन पर आकर उस पर रिसर्च करना शुरू कर देंगे। और हम उसके बारे में पूरे तरीके से जान लेंगे कि उसमें कौन कौन सी मादनियात मौजूद हैं। अर्थ की कोर को भी स्टडी करेंगे और ये भी देखेंगे कि उससे हम कैसे फ़ायदे उठा सकते हैं। जो मिशन इसके लिए JPL लैब भेजने जा रही है, नासा की जेट प्रोपल्शन लैब है जो कि एस्ट्रॉयड रीडायरेक्ट मिशन भेजने जा रही है, वो 2022 का अनाउंस है, लेकिन 2022 के ऑनवर्ड भी जा सकता है। इस तरीके से हम स्पेस में एस्ट्रॉयड्स को स्टडी करने जा रहे हैं। लेकिन एस्ट्रॉयड्स को स्टडी करने के लिए सिर्फ ये एक तरीका नहीं है, और भी बहुत से तरीके हैं। तो यहाँ पर मैंने एस्ट्रॉयड रीडायरेक्ट मिशन के बारे में आपको बताया कि किस तरीके से साइक सिर्फ एक एस्ट्रॉयड हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है। अब मैं आगे और भी मिशंस के बारे में बताऊंगा कि हम ऑप्टिकल माइनिंग कैसे करते हैं और कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके ज़रिए हम माइनिंग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।